हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 41 के बारे में। ठीक है, अगर हम 41 भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि 40 भाग पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग उस 40 भाग में अब जितने भी जीएस के प्रश्न देखेंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप उन सभी प्रश्नों से नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, जिससे वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा प्रत्येक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है। समीक्षा अधिकारी का तो इम्पैक्ट डेट भी आ चुकी है कि 4 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है। तो उसके हिसाब से हम लोग इस जीएस श्रृंखला को बना रहे हैं, और ये सारे जीएस श्रृंखला जो है आप लोगों को उस एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और सही तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग समान अध्ययन श्रृंखला भाग 41 के बारे में। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्या पूछा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क, मोहम्मद सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये चारों लोग जो हैं आपके मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, और चारों लोग जो हैं मुस्लिम लीग के संस्थापकों में आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि प्रेफरेंस किसको दिया जाए पहले नंबर पे कि कौन है, तो अब मान के चलिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन, और उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कहाँ पर होती है? ढाका। कहाँ है? बांग्लादेश। वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी। तो इस समय देखेंगे कि इस तरह से सोच के देखिए कि उस समय जो 1906 में बंगाल के जो बांग्लादेश के नवाब थे, ढाका के नवाब थे, वो मोहम्मद सलीमुल्लाह खां थे। और इनके ही सलाह पर आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसमें मोहम्मद सलीमुल्लाह खां थे, ढाका के नवाब। इन्होंने एक संस्था की स्थापना करने की बात कही थी, जिसमें मुस्लिमों के हितों को संरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि मोहम्मद सलीमुल्लाह खां ने वहाँ पर सलाह दिया। एक सम्मेलन हुआ था ढाका में, तो वहीं पर आप देखेंगे कि 1906 में बांग्लादेश में ढाका में वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किस लिए होती है? कि मुस्लिमों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक, तो मोहम्मद सलीमुल्लाह खां जो है प्रेफरेंस के रूप में, अगर हम लोग वरीयता क्रम देखें तो मोहम्मद सलीमुल्लाह खां जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक में आएंगे पहले नंबर पे। बाकी ये चारों लोग जो हैं आपके मुस्लिम लीग के संस्थापकों में आते हैं। ठीक, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल को लाया गया था। ठीक है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। वैसे कहा तो गया था सबके लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस समय की जो फूट डालो राज करो वाली नीति है, उसमें आपको मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। तो उसमें आप देखेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पर वो बात की जाती है। अगर हम द्वैध शासन की अगर हम बात कर लें, द्वैध शासन, अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल में द्वैध शासन जो है आपका 1784 का अधिनियम है। ठीक है, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। ठीक, और फिर अगर हम द्वैध शासन, अगर हम प्रांतों में बात करें, प्रांत में यानी कि जब भारत में पूरा लागू हुआ था तब। ठीक, तो प्रांत में जब लागू किया गया, ये आपका 1919 का अधिनियम है। ठीक है, प्रांतों में 1919 का अधिनियम है। और अगर हम केंद्र में बात करें द्वैध शासन की,
केंद्र में तो ये आपका 1935 का अधिनियम है। ठीक है, ये आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए, जो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि संघात्मक शासन हो गया। और प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम बात करें तो ये आपका 1861 का अधिनियम है। और आपका देखेंगे कि जब लॉर्ड रिपन बने गवर्नर जनरल तब उस समय का ये अधिनियम है, जब लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरह से बनाते चलिए। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान देश का जन्मदाता माना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आया था तो उसके समय जो गवर्नर जनरल होंगे भारत के, वही आपके पाकिस्तान के जन्मदाता माने जाएंगे। जैसे अगर हम मान के चलें कि अगर 1909 का अधिनियम जो है, 1909 का अधिनियम, इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, तो इसी में आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी और यही अधिनियम है। इसी को आप देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो उस समय थे भारत के गवर्नर जनरल, और इन्हीं को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान देश का जन्मदाता माना है। ठीक, अगर कर्जन की हम बात करें, लॉर्ड कर्जन, कर्जन आपके थे बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय। ठीक, कब हुआ था? 1905 में। फिर उसके बाद माउंटबेटन की अगर हम बात करें, माउंटबेटन ये थे आपके भारत के आज़ादी के समय, आज़ादी के समय। ठीक है, कब थे? 1947 में। अगर चेम्सफोर्ड की हम बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है कब? 1919 में। ठीक, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट आता है। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 1920 में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन भारत में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए कौन से गवर्नर जनरल किस चीज़ से संबंधित हैं, वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीएससी दीजिए, चाहे यूपी पीसीएस दीजिए। ठीक है, चाहे स्टेट पीसीएस दीजिए, किसी भी राज्य का, तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए, तभी आप लोगों का जो सफलता है वो जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि लोकसभा में शून्यकाल का अर्थ होता है। लोकसभा में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नोत्तर का सत्र होता है ये। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि लोकसभा में जो शून्यकाल का अर्थ होता है, उस समय जो लोकसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर का यह समय काल होता है। ठीक है, निलंबन नहीं होता है, स्थगन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि न स्थगन होता है न निलंबन होता है, यानी कि शून्यकाल का जो अर्थ है आपका प्रश्नोत्तर का समय जो होता है वही होता है। ठीक है, कि इस समय में आप देखेंगे कि लोकसभा में प्रश्नोत्तर की बात की जाती है। कोई प्रश्न पूछता है, उसका आंसर दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। तो यानी कि इस तरह से शून्यकाल का महत्व है। और शून्यकाल की जो देन है, आप देखेंगे कि जो शून्यकाल प्रश्नकाल की जो देन किस देश की देन है? भारत की देन है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक बाद का समय आपका क्या होता है? शून्यकाल कहलाता है, शून्यकाल होता है। और ये कब से कब का होता है? दोपहर में होता है, 12 बजे से दोपहर में अपराह्न 1 बजे तक। ठीक है, 12 बजे से दोपहर में 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक ये होता है। यानी कि 11 से लेकर 12 बजे तक आप लोगों का प्रश्नकाल ये चलता है। ठीक है, तो इस तरह से समझ के देखिए कि 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 जो होता है वो आपका शून्यकाल होता है। और शून्यकाल में क्या होता है? प्रश्नोत्तर का समय ये होता है कि
कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, कुछ लोग उत्तर देंगे। ठीक, इस तरह से काल चलता है। और जो शून्यकाल प्रश्नकाल का जो देन है वो आपका है भारत की देन है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जिससे आप लोगों का नोट्स जो है वो आपका बेहतरीन तरीके से तैयार होते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र की सूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है तो निम्न में से क्या होगा। यानी कि लोकसभा का विघटन कब हो गया, संयुक्त सत्र की सूचना जारी होने पर। ठीक है, तो उसके बाद की जो निम्न घटना होगी वो क्या होगी, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र को निरस्त हो जाएगा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा और संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। इन चारों में से क्या होगा। अब देखिए कि राष्ट्रपति जब संयुक्त सत्र का आहूत करता है तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 108 है। ठीक है, राष्ट्रपति जो आहूत करता है वो आर्टिकल 108 है। और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, वो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। और क्यों, कौन सा आर्टिकल है, 118। 118 के अधीन भारतीय संविधान का, उसके अधीन आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो अगर संयुक्त सत्र की सूचना जारी होने के बाद उसी बीच में आपका लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो जो संयुक्त सत्र है वो उसी तरह से यथावत समय आहूत होगा। उसका लोकसभा के विघटन पर लोकसभा के विघटन का संयुक्त सत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों का एकदम सदाबहार प्रश्न था। तो इस तरह से आप लोगों को प्रश्न आने चाहिए। और आप लोग देखिए कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि संयुक्त सत्र जो है वो कभी भी विघटित नहीं होता है, वो यथा समय उसी समय पर आहूत होगा जिस समय राष्ट्रपति उसको सूचना जारी करेगा उसकी। ठीक है, तो चलिए इस तरह के प्रश्न, कौन सा आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है और 118 के तहत आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो संयुक्त सत्र की, संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की आहूत करने की बात कही गई है राष्ट्रपति के द्वारा। अधिकृत राष्ट्रपति है कि इस अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त सत्र का आहूत करेगा। ठीक, और अनुच्छेद 118 के तहत आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। और अनुच्छेद 110 में अगर हम बात करें तो वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, वित्त विधेयक, अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 76 में आप देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाती है। ठीक है, इसको भारत का महान्यायवादी बोला जाता है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक, भारत का राष्ट्रपति, इसी को भारत का मुख्य सरकार का मुख्य विधि अधिकारी भी बोला जाता है भारत के महान्यायवादी को, और इसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक, तो आप लोगों के आर्टिकल ये हो गए चारों। और अगर आप लोग अनुच्छेद से सूची बनाना चाह रहे हैं तो बनाइए, नहीं तो आप लोग चैनल से जुड़ते जाइए, तो आप लोगों को सारे अनुच्छेद जो हैं आप लोगों को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आएँ। तो आप लोग नोट्स बनाते रहे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन की जो सबसे सफलता की पहली सीढ़ी होती है वो उसका नोट्स ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दीर्घ ज्वार आता है, ये ज्वार भाटा की बात कर रहा है कि दीर्घ ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही सीध में हो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी से 90 अंश का कोण बनाता हो, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो और जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। ये ज्वार भाटा जो है सागरों में जल के ऊंचाई पर चढ़ने और उतरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरह से आप मान सकते हैं कि ये कब होता है, ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा आपस में खिंचाव आने पर पृथ्वी से जो जल है ऊपर उठता है फिर नीचे आता है,
उसी ऊपर उठने को ज्वार बोला जाता है और नीचे गिरने को भाटा बोला जाता है। ठीक है, तो वो पूरा मिलकर ज्वार भाटा बनाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि दीर्घ ज्वर जो है कब आता है। ये आपका जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है एक ही सीध में होंगे तो आपके दीर्घ ज्वर बनेगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ ज्वर है, हम यहाँ पर लिख दें दीर्घ ज्वर, यही आपका दीर्घ ज्वर है। फिर इसके बाद देखिए जो सबसे लघु ज्वर है, सबसे छोटा ज्वर जो आता है वो आपका जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी से 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य से 90 अंश का कोण बनाएगा, मान चलिए कि यहाँ पर सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, यहाँ पर अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ये हो गया आपका मून। इस तरह से जब आकृति बनेगी तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका लघु ज्वर हो जाएगा। ठीक है, अगर दीर्घ ज्वर की बात करें तो यहाँ पर ये सन हो गया, यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गया मान लीजिए, और ये हो गया एक ही सीध में मून हो गया, इस तरह से। और ये मून इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है। ठीक, तो उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। लघु ज्वर जो है यहाँ पर मून जो है आपका चंद्रमा सूर्य से आपका जो 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर हम बात करें इसकी कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, तो ये क्या हो गया, अपभू ज्वर, इसको बोलते हैं अपभू ज्वर। ये कब होता है, जब यहाँ पर सूर्य हो गया और यहाँ पर पृथ्वी हो गई, तो इसके अधिकतम दूरी पर यहाँ पर मान के लीजिए कि चंद्रमा हो गया, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया आपका, ये आपका सन हो गया। ठीक, तो अधिकतम दूरी पर जब होगा तो वो अपभू हो जाएगा। और ये जब बात करें चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हो तो उपभू हो जाएगा, ये उपभू ज्वर, उपभू ज्वर हो जाएगा। उपभू ज्वर कब होता है, ये सन हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर आपका अर्थ हो गई, पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर एकदम निकटतम दूरी पर जो है चंद्रमा आ गया। तो इस अवस्था में आपका जो बनेगा वो उपभू बनेगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर होगा तो वो अपभू बनेगा। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी पर 90 अंश का कोण बनाएगा तो वहाँ पर लघु ज्वर होगा। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक ही सीध में होंगे तो वहाँ पर आपका दीर्घ ज्वर आएगा। ठीक है, ज्वार भाटा की बात किया जाता है। यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये होता है। इस महासागरों पर जो जल है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक बार ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। तो ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, और क्या चीज़ें होती हैं ज्वार भाटा में वो सारी चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से महासागरीय लवणता के कारण हैं। ठीक है, महासागरीय लवणता के जो कारण, यानी कि जो महासागरों का जो पानी खारा होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि महासागरीय लवणता के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के देखेंगे कि बिहार पीसीएस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 5 ऑप्शन दिए जाते हैं बिहार पीसीएस में, ABCD करके। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 5वां ऑप्शन ऐसा रहेगा आपका कि आप उस प्रश्न पर क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और 5वां ऑप्शन इसीलिए बनाया जाता है कि आप उस प्रश्न पर अगर गलत भी हो जाए तो वहाँ पर आप उस प्रश्न को पर क्लेम नहीं कर पाएंगे कि वो प्रश्न गलत है या सही है। इसीलिए उसमें 5वां ऑप्शन दिया रहता है कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये चारों के चारों जो है आपके महासागरों में का पानी जो खारा होता है, नमक की तरह होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन ये होगा कि ये चारों ऑप्शन जो हैं आपके सही है, और एक से अधिक ऑप्शन जो है इसमें का सही होगा, और 5वां ऑप्शन जो है वही आप लोगों का सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं महासागरीय लवणता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है। अगर हम भारत की बात करें, अगर मान के चलिए कि अगर हम इस तरह से बना दें तो ये आपका ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया, ये आपका नॉर्थ उत्तर हो गया, ये आपका वेस्ट पश्चिम हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो वही पूछा जा रहा है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का जो बिंदु होता है, ये चारों आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बिंदु हैं। ठीक है, तो अगर भूभाग की अगर हम बात करेंगे भारत के भूभाग की, वो आपका
केप कोमोरिन है, आपका कन्याकुमारी है। लेकिन अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी बिंदु है गौर मोता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, गौर मोता, इसको गुहार मोती भी बोला जाता है। तो हम गौर मोता लिख रहे हैं। ये आपका पड़ता है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में है। और इसका जो देखेंगे कि जो अक्षांश है, देखेंगे गौर मोता के गुजरात में, तो 68 डिग्री 7 मिनट का है। ठीक, फिर उसके बाद अगर पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें, ये आपकी कितना कौन सी हो गया, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु हो गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु है आपका कीवथु। कीवथु आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं AP अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, AP अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। और जो इसका अक्षांश है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये आपका पूर्वी बिंदु है। 97-25 इसको याद किया जाता है पूर्व पश्चिम का। ठीक है, अगर पूर्व पश्चिम का अगर हम याद करें तो क्या होता है 68 60 97 25। अगर हम उत्तरी बिंदु की हम बात करें, उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल होता है, इंदिरा कॉल होता है आपका उत्तरी बिंदु। ठीक है, इंदिरा कॉल ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका जो अक्षांश है आप देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है। यह आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, उत्तरी बिंदु। अगर हम दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो दक्षिणी बिंदु आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है आपका, ये है आपका कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, निकोबार में। इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि स्पेस कम रहता है तो थोड़ा लिखने में परेशानी होती है। तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है, ये सबसे आपका दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में जानकारी रखिए। और भारत के भूभाग के बारे में बात करें, अगर स्थलीय सीमा हो गई, जलीय सीमा हो गई, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो सारी बातें हम लोगों ने पिछले के लेक्चरों में GS कैप्सूल्स में हम लोग बात कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपके उत्तर पश्चिम दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बिंदु हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भारत की अवस्थिति है वो कैसे है। ठीक है, एक नंबर हो गया, मान चलिए कि मोबाइल नंबर की तरह आप लोग याद कर लीजिए। पूर्व पश्चिम जो है 68 7 से 97 25 है, और उत्तर दक्षिण है 8 4 से 37 6 हो गया। तो 3 4 7 7 2 9 3 12 अंक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद रखिए, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वनडे एग्ज़ाम में तो ये सब फेवरेट है। ठीक है, आप लोगों का अगला प्रश्न है कि झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला का। तो आप लोग जानते हैं कि कभी कभी मूवी में आप लोग देखे होंगे एक यंत्र लगाया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए, और उसमें 2 तरह की चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। एक देखेंगे कि नार्को टेस्ट होता है और एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। ठीक है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है आपका एक ग्राफ की तरह होता है, तो उस पर ग्राफ बनाता चलता है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। अगर हम रडार की बात करें तो रडार जो होता है आप देखेंगे कि वायुयान के गति या वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का अगर बात करें तो सोनार का प्रयोग जो किया जाता है आप देखेंगे कि समुद्र में जो जहाज़ चल रहे हैं, सबमरीन चल रहे हैं, या किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिस्मोग्राफ का अगर हम बात करें तो सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका भूकंप नापने के लिए किया जाता है, भूकंप का पता लगाने के लिए। भूकंप जिस पर नापा जाता है उसको रिक्टर स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आप लोगों को 4 यंत्र हो गए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों की जो चीज़ें हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनती रहेंगी। और नोट्स जो हैं आप देखेंगे कि विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही है जो आपका
देखेंगे कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। ठीक, तो नोट्स बनाइए और एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए जिससे आप लोगों की सफलता जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग इस जीएस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहें और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को अपने सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद।